ओके, क्या हो जब स्टमक चेस्ट कैविटी में आ जाए? क्या हो जब स्मॉल इंटेस्टाइन चेस्ट कैविटी में आ जाए? क्या हो जब लार्ज इंटेस्टाइन चेस्ट कैविटी में आ जाए? क्या हो जब एब्डोमिनल ऑर्गन्स चेस्ट कैविटी में आ जाए? क्या होगा? छाती भर जाएगी। और थोरेसिक कैविटी में वैसे ही स्पेस नहीं है, दो बड़े बड़े फेफड़े रखे हुए हैं, एक यहाँ पर हार्ट रखा हुआ है, स्पेस नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो? अगर ऐसा हो जाए तो उस हर्निया को क्या बोलते हैं? हियाटस हर्निया। गॉट द पॉइंट? उस हर्निया को क्या बोलते हैं? हियाटस हर्निया। हियाटस हर्निया इज ऑल्सो कॉल्ड इसोफेजियल और डायफ्रामेटिक हर्निया। क्यों, ये आपको बताते हैं। इधर आप ये डायफ्राम देख रहे हैं, इतना सुंदर डायफ्राम तो नहीं है, बट इट इज़ अ डायफ्राम। ओके, यू नो दैट डायफ्राम इट divides the thoracic cavity and chest cavity. This diaphragm is a skeletal muscle. This diaphragm helps in the respiration also, inspiration plus expiration both. ये डायफ्राम के अंदर छेद होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं। हर एक छेद का अपना मतलब है। दिस छेद इज कॉल्ड केवल ओपनिंग, केवल, CAVAL, ठीक। क्योंकि इस छेद से जो इन्फीरियर वेने कावा है, जो इन्फीरियर वेने कावा है, वो कहाँ तक जाती है? हार्ट तक जाती है, ठीक। सेकेंड छेद या सेकेंड ओपनिंग इज कॉल्ड इसोफेजियल हियाटस। इसोफेजियल हियाटस यानी कि यहाँ पर ही बेटा इसोफेगस यहाँ पर आके अंदर एंटर करती है। गॉट द पॉइंट? ठीक, अभी और आगे बताएंगे। तो दिस इज इसोफेजियल हियाटस। यहाँ पर ही बेटा क्या है? हियर इट इज़ आयोटिक हियाटस। आयोटिक हियाटस यानी जो असेंडिंग आयोटा है, सॉरी जो डिसेंडिंग आयोटा है, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, वो डिसेंडिंग आयोटा क्या होती है? इस डायफ्राम से नीचे जाती है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स में आके ब्रांचेस में बट जाती है। अभी हम केवल ओपनिंग की भी बात नहीं करेंगे, आयोटिक हियाटस की भी बात नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे? इसोफेजियल हियाटस की। हियाटस मतलब छेद होता है। ओके, गॉट द पॉइंट, सिंपल पॉइंट। तो दिस इज छेद इज कॉल्ड इसोफेजियल हियाटस। दिस जंक्शन, ये इसोफेगस आ रही है बेटा, और यहीं पर ही क्या होता है तुम्हारा? स्टमक का पार्ट, ये तो आम बन गया बट एनी हाउ, ठीक है। ये जो फंडल पार्ट है, दिस इज फंडस ऑफ द स्टमक। ये फंडस का स्टमक यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। गॉट द पॉइंट? सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर इसलिए लगे होते हैं कि तुम चाप के खाना खा गए हो, तो चाप के खाना खा जाने के बाद यहाँ से ये बंद रहता है ताकि इसका खाना क्या हो? रिफ्लक्स ना हो, ठीक है। जो स्टमक का कंटेंट है वो रिफ्लक्स इसोफेगस में ना हो। जब आप झुआ पर खाना खा लेते हैं, किसी शादी में जाते हैं, 50 तरीके का खाना खा लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं? यार बहुत सीना जल रहा है। सीना क्यों जल रहा है? क्योंकि यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ का सिक्रीशन होता है। एंड यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH होता है दैट इज़ 1.8। इट इज सीवियर एसिडिक। जितना भी कूड़ा करकट खाते हो तुम, बर्गर चाउमीन, वो सब क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज करता है और यही रिफ्लक्स मार देता है इसोफेगस के अंदर। फिर आप एक एंटा एसिड खाते हो, वैसे लॉक और क्या बोलते हैं ओमेप्रेजोल वगैरह आप खाते हो, डायजिन पी लेते हो, तो वो सबसाइड हो जाता है, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट हर्निया। नाउ व्हाट इज़ हियाटस हर्निया? पहली चीज़, हियाटस हर्निया मतलब ये होता है बेटा कि ये जो आयोटिक हियाटस है, इस आयोटिक हियाटस में आयोटिक हियाटस का छेद क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है भी बताएंगे। बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो निकल के, अच्छा नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है और ऊपर क्या है? थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। तो एब्डोमिनल कंटेंट मोस्टली स्टमक निकल के किस में चला आता है? थोरेसिक कैविटी में। दिस इज अ हियाटस हर्निया। हियाटस हर्निया के 4 टाइप हैं। अब तुम इस डायग्राम से समझोगे, मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये 95% यही होता है, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 हियाटस हर्निया और स्लाइडिंग हियाटस हर्निया। सब बताऊंगा, 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट कॉमन। 95% हियाटस हर्निया जो होता है दैट इज अ स्लाइडिंग हियाटस हर्निया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप 1 हियाटस हर्निया। कारण क्या इसका है? जो गैस्ट्रो इसोफिजियल
जंक्शन है, ठीक है, और ये जो आयोटिक हियाटस है, इस आयोटिक हियाटस का छेद का बड़ा हो जाना, क्यों बड़ा हो जाता है मैंने बताएंगे आगे चल के, अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने से क्या होता है बेटा, ये जो गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन है और ये स्टमक का जो फंडल पार्ट है, या हो सकता है कि उसका और नीचे का जो पार्ट है, वो पार्ट सब निकल कर किस में चला है, थोरेसिक कैविटी में। वाई? ड्यू टू द, अब क्या बोलते हैं, जो ये इसोफेजियल हियाटस है, ये छेद का बड़ा हो जाने की वजह से। जब ये छेद बड़ा हो जाता है, इसोफेजियल जंक्शन प्लस स्टमक कंटेंट जब थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं, तो ये जो स्फिंक्टर लगा है ये अपने काम को छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, रबर बैंड आपने किसी पन्नी बांध रखा है, तो जब तक रबर बैंड बांध के रखा है पन्नी में, तो चाय नहीं गिरती। हम लोग अपने ऑफिस में चाय मंगाते हैं तो वो पन्नी में ही ले आता है। लेकिन अगर उसमें आप अपनी उंगली डाल दो, उंगली डाल को छेद को बड़ा, जहाँ वो लगा है स्फिंक्टर, लेकिन उंगली घुसोड़ दो उसके अंदर या पेन घुसोड़ दो और फिर पन्नी पलट दो, तो बड़ा सब चाय गिर जाएगी। लेकिन जब तक वो पन्नी लगी है तब तक तुम ऐसे पलटोगे नहीं गिरेगा वो। तो वंस द स्टमक कंटेंट विल एंटर, गैस्ट्रिक कंटेंट विल एंटर इनटू द थोरेसिक कैविटी। ये जो स्फिंक्टर मसल लगे हुए बेटा, ये स्फिंक्टर एक रबर बैंड का काम करता है, उसको बांध के रखता है ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर ना जाए। उस कंडीशन में ये स्फिंक्टर अपना काम करना बंद कर देता है। दिस इज़ अ टाइप 1 हियाटस हर्निया और स्लाइडिंग हियाटस हर्निया, जहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन प्लस स्टमक क्या होते हैं, इसोफेजियल हियाटस से थोरेसिक कैविटी में चले जाते हैं। गॉट द पॉइंट। नंबर 2, टाइप 2 हियाटस हर्निया, दिस इज अ पैरा इसोफेजियल हियाटस हर्निया। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिटाता हूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ये सब हटाते हैं। नाउ पैरा इसोफेजियल, पैरा मतलब तुम समझ गए, पैरा मतलब होता है चारों ओर। पैरा मतलब क्या होता है, चारों ओर। यानी कि पैरा इसोफेजियल हियाटस हर्निया या टाइप 2 हियाटस हर्निया में बेटा, ये जो इसोफेजियल हियाटस है, ये इसोफेजियल हियाटस नॉर्मल रहता है, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन ये भी नॉर्मल रहता है। तब कैसे बाहर आ जाता है, ये ऐसे किनारे से सरकता हुआ ऊपर चला आता है। यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन स्टमक कंटेंट क्या होता है, किनारे से ऐसे स्लाइड करके ऊपर चला आता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैरा इसोफेजियल। यानी इसोफेजियल के चारों ओर जहाँ पर ये इसोफेजियल हियाटस है, वहाँ किनारे से बाहर निकलकर चला आता है। दिस इज कॉल्ड पैरा इसोफेजियल हियाटस हर्निया। गॉट द पॉइंट। टाइप 3 इज अ मिक्स्ड हियाटस हर्निया। मिक्स्ड हियाटस हर्निया मतलब होता है स्लाइडिंग प्लस पैरा इसोफेजियल हियाटस हर्निया। यानी कि हियाटस हर्निया का छेद बड़ा हो जाना और प्लस उससे, ये तो कंटेंट बाहर आ ही गया है, प्लस इसोफेगस के साइड से भी क्या होता है, कंटेंट बाहर चला आता है और थोरेसिक कैविटी के अंदर घुस जाता है। गॉट द पॉइंट। टाइप 4 लेस कॉमन, वेरी अनकॉमन। अनकॉमन इसलिए है क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इस इसोफेजियल हियाटस से स्टमक कंटेंट तो बाहर आता ही आता है, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन भी बाहर आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी बाहर आ जाती है, और जो बहुत क्लोजली ऑर्गन्स हैं, अगर बहुत बड़ा छेद हो गया, इसोफेजियल हियाटस बहुत बड़ा हो गया तो स्प्लीन भी बाहर चला आता है। मतलब पूरा बाहर नहीं आता तो फट ही जाएगा डायफ्राम, थोड़ा सा पार्ट उसका बाहर चला आता है। बट दिस इज़ वेरी अनकॉमन, लेकिन क्योंकि किताब में है तो आपका राइट है इसको जानना। तो सबसे कॉमन क्या है बेटा, स्लाइडिंग हियाटस हर्निया। हम लोग इसी पे बात करेंगे। गॉट द पॉइंट। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। और अगर कुछ चीज़ आपको लगता है कि नहीं बाबा ये इजी नहीं है, कमेंट में डालिएगा बेटा। कसम खा के कहता हूँ कि रिपीट करूँगा उसको। मजाक का बात कर रहे हैं। चलो, बात किसकी करेंगे, स्लाइडिंग हियाटस हर्निया और टाइप 1 हियाटस हर्निया की, ठीक है, क्योंकि यही सबसे कॉमन है तो सबसे कॉमन इसी की बात कर रहे हैं, या टाइप 1 हियाटस हर्निया। आपको पता है मैंने बताया था कि जो इसोफेजियल हियाटस है, डायफ्राम में जो छेद है, वो छेद क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है बताएंगे। और उसकी वजह से स्टमक का जो पार्ट है प्लस गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन भी ऊपर क्या हो जाता है, चेस्ट कैविटी में चला आता है, ठीक है। गॉट द पॉइंट। गॉट द पॉइंट। अब ये बड़ा क्यों होता है, सवाल ये था ना, सवाल ये था बेटा कि ये बड़ा क्यों होता है। इस सवाल पे बड़ा करेंगे, क्यों, कॉजेज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ इसोफेजियल हियाटस।
भैया कुछ तो कारण होगा। तो पहला कारण चोट लग जाना, ट्रॉमा, कंजेनाइटल, ठीक है, ट्रॉमा, कंजेनाइटल वीकनेस, कंजेनाइटल वीकनेस, रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट्स एंड स्केलेटल मसल। मतलब डायफ्राम में भी एक, डायफ्राम भी क्या है, एक स्केलेटल मसल है, क्योंकि जाके वो चिपका हुआ है। आप जितना चाहो उसको रोक सकते हो, जब चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। गॉट द पॉइंट। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सॉरी इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो बेटा ये सब कारण है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या, आयोटिक हार्ट एनलार्ज हो जाता है। ऐसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, मगर मिडिल एज प्लस एल्डरली जो होते हैं ना, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। गॉट द पॉइंट। सो दीज आर द कॉजेज हाउ द इसोफेजियल हियाटस गेट एनलार्ज्ड। गॉट द पॉइंट। चलो पैथोफिजियोलॉजी देखिए। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोलॉजी, मेरा पेन जवाब दे रहा है। पैथोफिजियोलॉजी, अब बेटा तुम्हें पता है पैथोफिजियोलॉजी, दिस इज एक ही है, हियाटस बनाएंगे, इसोफेजियल हियाटस, दिस इज स्टमक, दिस इज इसोफिगस। अब इसको मिटाओ, मिटाने से क्या होगा कि तुम्हारा ये स्टमक कंटेंट क्या हो गया, ऊपर आ गया ऐसे करके, दिस इज़ योर इसोफिगस, दिस इज़ योर चेस्ट कैविटी। अब बेटा वहाँ तो दिल के पास तुम्हारा जो स्टमक है वो वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो पहले चीज़ क्या होगी, जैसे ही हियाटस हर्निया हुआ वैसे ही कार्डियक स्फिंक्टर क्या था, यहाँ जो रबर बैंड लगा हुआ था। इसोफेजियल हियाटस के बाद पास जो स्फिंक्टर लगा हुआ था दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाता है बेटा, लूज़ हो जाता है, यानी कि वो रबर बैंड क्या हो गया, लूज़ हो गया है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या हो गया, लॉस्ट, मतलब फंक्शन ख़त्म हो गया। फंक्शन ख़त्म हो गया तो अब सब कुछ ऊपर आने की अब संभावना बनी रहती है, ठीक है। फिर क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो जाएगा, रिफ्लक्स होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लक्स होगा क्योंकि आपने खाना खाया वो अनन्यूट्रलाइज्ड है, यानी कि एसिड से भरा पड़ा है, इसे काइम बोलते हैं, ठीक है। जो मुंह में खाना जब तक चबाते हैं उसे बोलस बोलते हैं, जैसे वो पेट में जाता सारे एसिड से मिल जाता तब उस खाने को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो रिफ्लक्स होगा, रिफ्लक्स होने से क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, दिल जलता है तो जलने दे, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, हार्ट बर्न होगा और इन्फ्लामेशन होगा। किसमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर इसोफेगस। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इतना बड़ा एसिड जाएगा, क्योंकि जो इसोफेगस है उसको तो एसिडिटी की आदत है नहीं, एसिडिटी की आदत तो जो स्टमक है उसको है कि नहीं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर इसोफेगस, अगर ये कंडीशन अनडायग्नोस्ड बनी रही, पेशेंट इसको इग्नोर करता रहा, ठीक है, इफ़ इग्नोर्ड क्या बोलना चाहिए उसे, ओवर वीक्स और मंथ्स, तो क्या होगा बेटा, अल्सरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बार बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा तो अल्सरेशन शुरू हो जाएगा। किसमें, इसोफेगस में, प्लस अल्सर की वजह से उसमें हैमरेज भी हो सकता है, ठीक है। प्लस उसमें क्या बन सकता है, फाइब्रस टिश्यू। जैसे जैसे वो अल्सर ब्लीडिंग होगी, हील होगा, तो मैं मालूम है कि स्कार छोड़ के जाएगा, और स्कार किसका बना हुआ होता है, फाइब्रस टिश्यू का। अगर ये कंटेंट ऊपर गया है और कहीं फंस गया तो क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रैंगुलेशन। अगर बेटा स्ट्रैंगुलेशन हो गया गैस्ट्रिक कंटेंट का तो क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है, प्लस मीडियास्टिनाइटिस,
मीडिया स्टेनाइटिस मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमारा हार्ट लोकेटेड है, दो लंग्स के बीच में, उस स्पेस को मीडिया स्टेनम बोलते हैं, वहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? दिस इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी। देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है अगर अनडायग्नोज रहता है तो अब इसका पहले डायग्नोसिस बनाया जाए, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। चलो भाई की देरी है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो तुम्हें मालूम है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो आप सिम्टम्स देख के भी कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यू कैन डू बाय सीइंग द साइंस प्लस सिम्टम्स, ठीक है। नहीं हो रहा है तो चेस्ट एक्सरे करा लो, एक अच्छा डॉक्टर होगा तो बोलेगा भैया चेस्ट एक्सरे कराओ, और नहीं तो क्या कराते हैं, बेरियम स्वालो रेडियोग्राफी, यानी पेशेंट को बेरियम वो देते हैं मिल्क, ठीक है, बेरियम मील उसे बोलते हैं, और बेरियम मील जैसे जैसे देते जाते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं, उसकी फ़ोटोज एक्सरेज को क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं, और डायरेक्टली भी देखते रहते हैं अगर नीचे जा रहा है। जब डायरेक्टली आप बेरियम स्वॉलो करके देते हैं और डायरेक्टली एक्सरे को एक्सपोज कर करके उसके स्क्रीन पे देखते रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लूरोस्कोपी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे हो गया, उल्टा सावन कर लो, अल्ट्रासाउंड, हमारे एक पेशेंट आया तो उल्टा सावन बोलता है, सीटी स्कैन कर लो। सो दीज आर ऑल द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। गॉट द पॉइंट? चले साइन सिम्टम्स देखें। चलो पॉज करके देखना, साइन सिम्टम्स देखते हैं। चलो साइन सिम्टम्स क्या होगा बेटा, अगर मान लो कि स्लाइडिंग हर्निया या टाइप 1 हर्निया जो है अगर बहुत मिनिमल है, बहुत मामूली सी है, तब तो कोई साइन सिम्टम नहीं होगा। इफ़ मिनिमल नो साइन सिम्टम, ठीक है। लेकिन एक्चुअली साइन सिम्टम तब होता है जब आप ढेर सारा खाना खा लेते हैं, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, बिग स्लाइडिंग हियाटस हर्निया है तो क्या होता है बेटा, हार्ट बर्न। ये हार्ट बर्न ऑलवेज कब होता है, आफ्टर मील्स, जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या होता है, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक। हार्ट बर्न और कब होता है, जब कोई फिजिकल एक्सर्शन करते हैं। फिज़िकल एक्सर्शन मतलब हो गया वेट लिफ्टिंग या हैवी कोई काम कर रहे हैं तो फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं तो भी क्या होता है, हार्ट बर्न होने लगता है। या सडन चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, ठीक है, बैठे क्या बोलते हैं, बैठे अचानक से उठ गए, सडन चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, इन सारी कंडीशन में क्या होता है बेटा, हार्ट बर्न। दिल क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फूड रिजर्गिटेशन। रिजर्गिटेशन मतलब होता है खाना जो कंटेंट गया है उसमें वापस आना। स्टमक का जो कंटेंट यहाँ चला गया, ऐसे हल्का सा निकल गया है स्टमक का कंटेंट इसोफेगस से, तो ये खाना ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो वो है कार्डियक स्फिंक्टर है, उसका तो काम क्या बोलते हैं, ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। फिर डिस्फेजिया, मतलब पेशेंट को लगता है कि यार खाना खा रहे हैं लेकिन खाना मेरा छाती में ही चिपका पड़ा है, ठीक है, डिस्फेजिया होता है पेशेंट को, ठीक है। फिर पेन इन एब्डोमेन और चेस्ट, पेन इन एब्डोमेन और चेस्ट, तो पेट में भी दर्द होता है और छाती में भी दर्द होता है। बेल्चिंग मतलब डकार आना, बेल्चिंग, ठीक है। और किसी किसी किताब में लिखा थ्रोट इरिटेशन भी कॉमन है, थ्रोट इरिटेशन इज़ ऑल्सो कॉमन। अब सोचो इतनी प्रॉब्लम हो रही तब तो पेशेंट अस्पताल आवा ही करेगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मैनेजमेंट पे चलते हैं। चलो मैनेजमेंट, देखो बेल्चिंग हुई ना, चलो मैनेजमेंट। अगर छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा 2 मैनेजमेंट है, एक मेडिकल मैनेजमेंट है और एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अगर बहुत ही स्मॉल हियाटस हर्निया है तो
वो तो सिम्टमलेस रहती है, कोई साइन सिम्टम उसमें होता ही नहीं है, तो किसी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैनेजमेंट अगर हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल मील्स खाओ, पेशेंट को बोलो एक बार में झुआ भर ना खाए, अगर शादी में भी गया है तो कहीं चुप्पे से भर ले पन्नी उन्नी में और घर आके थोड़ा 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 करके खाता रहे। तो स्मॉल मील्स ऑन रेगुलर एपिसोड्स, मतलब ऐसा नहीं कि अभी खाया 5 घंटे रुक गया तो और एसिडिटी होगी, रेगुलर एपिसोड्स पे उसको खाना है बेटा, ठीक है। और नो अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं इसे, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन, ये सारी चीज़ें पेशेंट को नहीं लेनी है, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा, ये एसिडिटी को बढ़ाता है और क्या होगा, रिजर्गिटेशन हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। एंटासिड्स पेशेंट को दे सकते हैं। नो एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जो कि एसिटिल कोलाइन के काम को रोकता है। एसिटिल कोलाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं लेना। मैं यहाँ मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये राइट्स होता है, मेडिकल राइट्स, इसलिए मैं यहाँ मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो आप खुद उसको सर्च कर लेना। तो एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं लेना है, ठीक है। और क्या करना है, ईटिंग, अगर आप पेशेंट ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, तो उसको हमेशा अपराइट पोजीशन में खाना खाना है। और एटलीस्ट एक एपिसोड को खाना खाने के बाद, इसके पहले कि वो लेटे, उसको 3 घंटा वेट करना है। जब वो लास्ट खाना खा रहा है, उसको लगता है सोना है, ठीक है, तो अपराइट पोजीशन में पहली बात तो खाना खाना है, 3 घंटे तक उसको मतलब ऐसे ही रहना है। उसके बाद वो लेट सकता है या सुपाइन पोजीशन में जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पेशेंट को, जब घर पे पेशेंट रहता है तो उसको हम लोग मिड फाउलर पोजीशन के लिए देने के लिए बोलते हैं, मिड फाउलर पोजीशन। मिड फाउलर पोजीशन, मिड फाउलर पोजीशन क्या होता है, पेशेंट का जैसे खटिया है ना, और खटिया पे गद्दा रखा है, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ बोर्ड वगैरह लगा दे, क्योंकि पूरा यहाँ के यहाँ ऐसे रहना है ना, तो ये बोर्ड इसके नीचे लगा देगा, नीचे कुछ ऐसे हेल्प की मदद से एटलीस्ट 15 डिग्री तक उठा भी देगा, तो पेशेंट ऐसे लेटेगा, ठीक है। जब पेशेंट ऐसे लेटेगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर नहीं आएगा, वो हमेशा नीचे की ओर ग्रेविटी से बना रहेगा। तो मिड फाउलर पोजीशन पेशेंट को हम लोग दे देते हैं अगर पेशेंट को मामूली सा वो है, क्या बोलते हैं, साइन सिम्टम्स हो रहा है तो, ठीक है। मिड फाउलर नहीं, सॉरी, लो फाउलर पोजीशन पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। कोई भी हैवी लिफ्टिंग उसे नहीं करनी है, नो हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग उसको बेटा नहीं करनी है। और शॉर्ट बेंडिंग अवॉइडेड, शॉर्ट बेंडिंग नहीं करना है। शॉर्ट बेंडिंग मतलब क्या हो गया, जैसे झटके, ऐसे हल्का झटके से ऐसे झुका, शॉर्ट बेंडिंग नहीं करना। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो घुटने के बल बैठ के तब उस काम को करना है, शॉर्ट बेंडिंग नहीं करना है। सो दीज आर ऑल द मेडिकल मैनेजमेंट। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन अगर इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो रिजर्गिटेशन कम हो जाता है, बेल्चिंग कम हो जाती है। एंटासिड लेते रहेंगे तो एसिडिटी भी ज़्यादा नहीं होती है और वो पेशेंट ऐसे ही अपनी लाइफ को जीता रहता है, जहाँ पर मिनिमल साइन सिम्टम है। लेकिन अगर हैवी साइन सिम्टम है बेटा, तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा हियाटस हर्निया हो गया है, मेडिकली नहीं ट्रीट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट पहला करते हैं लेप्रोस्कोपिक। आजकल तो लेप्रोस्कोपिक, निस्सन, फंडोप्लिकेशन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि लेप्रोस्कोपिक से जो यहाँ पर आयोटिक इसोफेजियल हियाटस है और यहाँ पर जो स्टमक का ये जो फंडल पार्ट है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेप्रोस्कोप को डाल के इस फंडल पार्ट को नीचे की ओर ढकेल दिया जाता है। नीचे की ओर इसको ढकेल देते हैं, यहाँ पर सूचर्स लगा देते हैं लेप्रोस्कोपी की, ताकि ये बाहर ना आने पाए। एक तरीका तो ये हो गया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, लेप्रोस्कोपिक हियाटस हर्निया रिपेयर। तो यहाँ तो मामूली सा सूचर लगाया था, अब अगर यहाँ पर जो इसोफेजियल हियाटस है बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा फैल गया पूरा, ये
गैस्ट्रिक कंटेंट पूरा ऊपर आ गया है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट को नीचे ढकेल दो, नीचे ढकेल दिया, गैस्ट्रिक कंटेंट नीचे आ गया पूरा, यानी कि स्टमक जो है वो पूरा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस जो इसोफेजियल हियाटस है, इसको सूचर से क्या कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है और इसको अपने नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है। और जब बहुत बड़ा हर्निया हो, है ना, बहुत बड़ा हर्निया हो, तो बेटा क्या करते हैं, थोरैकोटॉमी, थोरैकोटॉमी, यानी कि उस कंडीशन में जैसे ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, चेस्ट को खोला जाता है, चेस्ट को खोल के उसको मैनुअली, यानी कि मतलब मैनुअली वो सब गैस्ट्रिक कंटेंट को नीचे ढकेला जाता है और उस इसोफेजियल हियाटस को बेहतर से क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। सो दिस आर द सर्जिकल मैनेजमेंट। कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो आप कमेंट करेंगे, उस स्पेशल पॉइंट को मैं रिपीट कर दूंगा, ये मैं कसम खा के कहता हूँ। दूसरी चीज़, आप भी कसम खाइए कि जब इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यह आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है। कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है, और इसको शेयर भी किया करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो बच्चे पढ़ने में तेज़ है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं उनके लिए भी ज़रूरी, जो लोग इसको झेल रहे हैं उनको भी आप बताइए, उनको भी आप सिखाइए, उनको भी शेयर कर दीजिए, वो भी सीख ले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।